बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसी को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ब्रेन की बात की थी, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की बात की, और ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या अपना रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर के लिए, उसको भी हमने देखा था। और कुछ नई चीज़ें हमने एक्सप्लोर की थी, कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने देखे थे, और जो कि बड़े इंटरेस्टिंग थे हमारे लिए। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम, जो बेसिकली ग्लैंड से रिलेटेड जो हमारा सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे और उसको एक्सप्लोर करने की बात करेंगे। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, दो निज़ाम काम कर रहे होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि मेजर इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। एक तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल, यानी कि वो भी हमारे जो है नर्वस सिस्टम के अंदर ही रिलीज हो रहे होते हैं और हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इसी तरह से जो हार्मोन्स हैं वो भी बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस होते हैं उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो आज इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में हम प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर एक तय होती है जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। अब उसके बारे में मजीद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वैन द जर्मन फिजिसिस्ट गॉस्टर फ्रिच और एडोर्ड, इन्होंने क्या किया? अप्लाइड माइल्ड इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डॉग्स कॉर्टेक्स। हम चूंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट, आप कह सकते हैं, डिस्कवरीज हुई थी। इन्होंने क्या किया कि एक डॉग के जो कॉर्टेक्स को ना, डॉग के कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया। तो उन्होंने बाद में देखा कि उससे क्या इफेक्ट हुआ, मतलब कि डॉग के बिहेवियर में क्या उनको देखने को मिला। दे डिस्कवर दैट दे कुड मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉग्स बॉडी मूव। अब वो कहते हैं कि जब हमने उसका जो डॉग का कॉर्टेक्स था ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स को जब हमने स्टिमुलेट किया ना, तो जो डॉग है ना उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ने मूवमेंट शो की। इससे क्या साबित हुआ था? इससे यानी कि क्या डिस्कवरी हुई कि जो हमारे कॉर्टेक्स का जो बेसिकली हमारा कॉर्टेक्स होता है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डिस्कवरी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? Furthermore, they discovered that an important and unexpected principle of brain activity. They found that stimulating the right side of the brain produced movement in the left side of the dog's body. अब ये एक और बहुत ही जबरदस्त जो है डिस्कवरी हुई थी कि हमारा जो लेफ्ट साइड का आप कह सकते हैं ब्रेन है ना, वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी राइट साइड का जो पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये भी उन्होंने उसके अंदर नोट किया। This finding follows from a general principle about how the brain is structured called कंट्रालेटरल कंट्रोल। अब ये इस चीज को ना कि लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है हमारा राइट साइड को कंट्रोल करता है, और राइट साइड वाला किसको कंट्रोल करता है? लेफ्ट साइड को। इसको कंट्रालेटरल कंट्रोल बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? विच मीन्स दैट द ब्रेन इज वायर्ड सच दैट इन मोस्ट केसेस द लेफ्ट हेमिस्फीयर रिसीव्स सेंसेशंस फ्रॉम एंड कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। यानी कि वो जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ना, वो राइट साइड से ही सेंसेशन वसूल कर रहा होता है और राइट साइड को ही कंट्रोल करेगा। दो चीजें हैं, एक तो मतलब कि लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड के पार्ट को कंट्रोल करेगा और राइट साइड से ही सेंसेशन एक्सेप्ट करेगा या रिसीव करेगा, और इसी तरह से वाइस वर्सा, यानी कि जो राइट साइड वाला वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। अच्छा, उसके बाद आगे उन्होंने क्या डिस्कवर किया? Fritz and Hitzig also found that movement that followed the brain stimulation only occurred when they stimulated a specific arc-shaped region that runs across the top of the brain from ear to ear. अब वो कहते हैं कि उन्होंने ये नोट किया कि हमारे जो कॉर्टेक्स है ना, जैसे ये नीचे आप डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं, ये कर्व बन रही है, यानी कि इस कान से लेकर दूसरे कान तक आपको कर्व नजर आ रही होगी। ये आप कह सकते हैं ये जो पिंक कलर की है, वो कहते हैं कि हमने इसको जिस भी जगह से स्टिमुलेट किया ना इस आर्क को, ये मतलब कि एक कान से लेके दूसरे कान तक, तो क्या हुआ? Also found that movement followed the brain stimulation only occurred when they stimulated a specific arc shaped region। कि वो जो स्पेसिफिक आर्क शेप रीजन है, यानी कि आर्क, उसको जब उन्होंने किया ना, स्टिमुलेट किया जस्ट एट द फ्रंट ऑफ द पैरेटल लोब,
जो कि पैरेटल लोब के फ्रंट में मौजूद है। फ्रिट्ज एंड हिट्जिग हैड डिस्कवर्ड दैट मोटर कॉर्टेक्स, अब इन्होंने इसको जब स्टिमुलेट करके देखा तो इसी स्टिमुलेशन के दौरान में, इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान में उन्होंने मोटर कॉर्टेक्स को भी फाइंड किया। मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स दैट कंट्रोल्स एंड एग्जीक्यूट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग सिग्नल टू द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को एसोसिएट करवा के क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। द मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब्स, और ये जो कॉर्टेक्स होता है बेसिकली फ्रंटल लोब के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि जब कॉर्टेक्स का ये पर्टिकुलर पार्ट स्टिमुलेट होगा ना, यानी कि इसको जब स्टिमुलस मिलेगा तो ही हमारी बॉडी की बेसिकली ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करेगा। अगर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर इस पार्ट के अलावा बॉडी वाली सेंसेशन किसी और पार्ट को मिलेंगी ना कॉर्टेक्स के, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। उस वक्त ही मूवमेंट होगी जब ये पर्टिकुलर पार्ट को वो जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी या स्टिमुलस मिलेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगी। आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जिसको हम बोलते हैं वो एक डिजीज होती है जिसके अंदर बॉडी जो है ना सुन हो जाती है। सुन होने का मतलब क्या होता है कि उसको कुछ भी आप करते रहें, किसी तरह से भी उसको स्टिमुलेशन देते रहें, स्टिमुलस देते रहें, यानी कि उसको आप हाथ से चूंटी काटे या कोई और तरह से स्टिमुलेशन देने की कोशिश करें तो वो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब ये होता है कि मोटर कॉर्टेक्स जो है ना वो सेंसेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता या रिसीव ही नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती। Recent research has mapped the motor cortex even more fully by providing mild electronic stimulation to different areas of the motor cortex in fully conscious patients while observing their bodily response, यानी कि कॉन्शियस जो पेशेंट्स हैं उनको स्टिमुलेट करके देखा गया। बिकॉज द ब्रेन हैज नो सेंसरी परसेप्शंस दीज पेशेंट्स फेल्ट नो पेन, मतलब कि इसके अलावा मोटर कॉर्टेक्स के अलावा वो कहते हैं कि जो है ना दूसरे पार्ट को देखा गया लेकिन वो कोई भी मूवमेंट या कोई भी पेन उन्होंने क्या एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि आप कह सकते हैं कि फील नहीं की। बिकॉज द ब्रेन हैज नो सेंसरी रिसेप्टर्स दीज पेशेंट्स फेल्ट नो पेन, जब वो कहते हैं कि हमने कॉर्टेक्स को स्टिमुलेशन दी या आप कह सकते हैं कि किसी तरह से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो ब्रेन ने ना कोई भी स्टिमुलेशन या सेंसेशन क्या है रिसीव नहीं की या उसने फील नहीं की। क्यों? क्योंकि ये शायद आपने पहले आपको आपके नॉलेज में था या नहीं था, आज ये नॉलेज में इजाफा कर लें। बिकॉज द ब्रेन हैज नो सेंसरी रिसेप्टर्स, कि अगर ब्रेन को हम किसी तरह से टच करेंगे ना तो ब्रेन कुछ भी फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते। दीज पेशेंट्स फेल्ट नो पेन, इसलिए जो पेशेंट्स है ना उन्होंने कोई भी जो है ना तकलीफ फील नहीं की, पेन फील नहीं किया। हमारे जो सेंसरी और मोटर रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, जबकि ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। As you can see in figure 3.10, 3.10, this research has revealed that the motor cortex is specialized for providing control over the body, यानी कि जो motor cortex है इसकी स्पेशलाइजेशन होती है कि उसने बॉडी पर कंट्रोल देना होता है मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द सेंस दैट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर मोर प्रिसाइज एंड फाइनर मूवमेंट सच दैट, अच्छा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, in this sense that the parts of the body that require more precise and finer movements such as the face and the hands also are allotted the greatest amount of cortical space। अब वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी के वो पार्ट्स जिनको आप कह सकते हैं कि प्रिसाइज और फाइनर मूवमेंट करनी होती हैं, या आप कह सकते हैं जो नाजुक पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको ना कॉर्टेक्स के अंदर ज्यादा स्पेस दी जाती है। उनको कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, ज्यादा स्पेस दी जाती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी शायद डिस्कस किया था, ये आपको लेफ्ट और राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ना उसकी एक लेयर है, ठीक है, एक कर्व है, इसमें डिफरेंट आपको सॉरी बॉडी के पार्ट्स नजर आ रहे होंगे जिसमें वो लिखा हुआ है, यानी कि एक स्पेसिफिक पार्ट के आगे लिखा हुआ है उस बॉडी के पार्ट का नाम, यानी कि उसको ये वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है कॉर्टेक्स का। जैसे यहाँ पर आर्म है, नेक है, हैंड है, फिंगर्स हैं, ये डिफरेंट जो नाम्स लिखे हुए, सॉरी डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं ना, इसको कॉर्टेक्स के ये पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं हमारी बॉडी के वो पार्ट्स या वो हिस्से जिन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं बारीकी का काम करना होता है या बहुत ही सेंसिटिव या नाजुक पार्ट होते हैं, उनको ज्यादा स्पेस दी जाती है कॉर्टेक्स के अंदर, या ज्यादा स्पेस मिलती है। जस्ट एज द मोटर कॉर्टेक्स
sends out messages to the specific parts of the body. The somatosensory cortex located in the parietal lobe behind the primary motor cortex. जैसे वो कहते हैं मतलब जहां पर मोटर कॉर्टेक्स मौजूद होता है ना, उसके पीछे क्या होता है, सोमेटोसेंसरी जो सिस्टम है कॉर्टेक्स है वो भी मौजूद होता है। लोकेटेड इन द पैराइटल लोब, जो कि पैराइटल लोब के मौजूद होता है, बिहाइंड द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन सेंसरी रिसेप्टर्स। इसने क्या करना होता है, हमारे जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना वो इसके अंदर आनी होती है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ने इसको कबूल करना होता है या सॉरी रिसीव करना होता है। वो हमारे कौन कौन सी सेंसेस आपको पता है, 5 हमारी जो सेंसेस हैं, जैसा कि पेन है, वार्मथ है, कोल्ड है, टच है, ये कोई भी मैसेज आएगा ये सोमेटोसेंसरी इसको रिसीव करेगा। एंड द सेंसेस दैट पर्टेन टू बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, अगेन द मोर सेंसिटिव द बॉडी रीजन द मोर एरिया इज डेडिकेटेड टू इट। ये वाली बात हमने ऊपर भी कर ली है कि जितना सेंसिटिव बॉडी का एरिया, कोई मतलब जितना भी कोई सेंसिटिव एरिया होगा ना बॉडी का, उतनी ही ज्यादा जो है ना कॉर्टेक्स के अंदर उसको स्पेस मिलती है। आवर सेंसिटिव लिप्स फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई अ लार्ज एरिया इन द सेंसरी कॉर्टेक्स। हमारे जो होंठ है ना ये नाजुक हमारी बॉडी का नाजुक पार्ट है। इसी तरह हमारे जो आप कह सकते हैं हमारे जो गाल होते हैं ये भी नाजुक पार्ट होते हैं। जितना कोई नाजुक पार्ट होगा हमारी बॉडी का उतना ही कॉर्टेक्स के अंदर उसको ज्यादा एरिया मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। हाँ, मोटर कॉर्टेक्स सेंड्स आउट इंफॉर्मेशन टू द बॉडी स्पेसिफिक पार्ट। ये क्या करता है, बेसिकली बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है ना उनको ये मैसेज सेंड करता है, बेसिकली जो मोटर कॉर्टेक्स होता है कि क्या इस वक्त क्या मूवमेंट करनी है आपने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अदर एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस अदर टाइप्स ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो दूसरा एरिया बाकी बच जाता है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। द विजुअल कॉर्टेक्स, जैसे हमने मोटर कॉर्टेक्स को देखा इसी तरह विजुअल कॉर्टेक्स भी होगा, जो क्या करेगा आपके आप कह सकते हैं देखने से रिलेटेड आपके जो सिग्नल्स होंगे या इन्फॉर्मेशन होगा उसको प्रोसेस करेगा। इज द एरिया लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लोब। ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर मौजूद होता है जो क्या करता है, प्रोसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन। इफ यू वर स्टिमुलेटेड इन द विजुअल कॉर्टेक्स यू वुड सी फ्लैशेस ऑफ लाइट और कलर्स। जब वो कहते हैं कि आप इस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट करते हैं ना, या किसी तरह से आप इसको टच करते हैं या किसी तरह से इफेक्ट करने की इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है आप कहते हैं कि डिफरेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट या कलर्स देख रहे होते हैं। एंड परहैप्स यू रिमेंबर हैविंग हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग स्टार्स व्हेन यू वर हिट इन। बेसिकली यहाँ पर वो आपको आपकी जिंदगी से रिलेट करवाना चाह रहा है कि आपने कभी ये नोट किया है कि जब आपके ब्रेन के इस पर्टिकुलर पार्ट पर कभी चोट लगी हो, किसी ने मारा हो, या आप इस ब्रेन के पार्ट को लेकर जमीन पर गिरे हो और ये पार्ट आपका हिट हुआ हो, तो आपने कभी देखा हो कि आपकी आंखों के आगे अजीब से फ्लैश टाइप लाइट या अजीब से कलर्स आपको नजर आ रहे होते, जैसे जो हम मजाक में बात नहीं करते कि दिन में तारे नजर आ जाना। वो जब ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट पर आपको चोट लगती है ना, तो उस वक्त वो एक पर्टिकुलर वो एरिया जो होता है विजुअल कॉर्टेक्स का होता है। जब आपकी आंखों के अंदर धुंधलाहट सी, या आप कह सकते हैं फ्लैश ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं अजीब से तितलियां सी उड़ती नजर आती हैं, या इस तरह का कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो बेसिकली विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। जब आपका ये हिस्सा जो है डैमेज होता, सॉरी इफेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है किसी तरीके से। उसके बाद है जी टेम्पोरल लोब कंटेन्स द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब ये थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास कॉर्टेक्स का, जिसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स के बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो बेसिकली सुनने का या लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। द टेम्पोरल लोब ऑल्सो प्रोसेस सम विजुअल इंफॉर्मेशन। ये इसमें कुछ इसका पार्ट विजुअल इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है। प्रोवाइडिंग अस द विद द एबिलिटी टू नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अपने आसपास जो हमारी चीजें होती हैं उनको पहचानने में ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। इस काबिल हमें बनाता है कि हम उनको पहचान सकें या नेम दे सकें उनको। अच्छा, उसके बाद द मोटर को एज यू कैन सी इन figure 3.10, motor and sensory areas of the cortex account for a relatively small part of the total cortex। मतलब वो कहते हैं मोटर और सेंसरी एरिया जो है ना ये स्मॉल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स का ले रहे होते हैं, बिकॉज द रिमाइंडर ऑफ द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ एसोसिएशन एरियाज। जबकि बाकी जो बेसिकली वहां पर कॉर्टेक्स के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है खासतौर पर ऑडिटरी और विजुअल का, वो स्मॉल होता है। मोटर एंड सेंसरी एरिया जो बेसिकली स्मॉल होता है, लेकिन बाद में वहां पर आपको कुछ एसोसिएशन एरियाज भी नजर आते हैं जो कि इन दोनों को मिला के काम कर रहे होते हैं। इसलिए वो वाली क्या बेसिकली आप कह सकते हैं जो कमी है वहां से पूरी हो जाती है। एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं, इन विच सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन इज कंबाइंड। दोनों इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कंबाइंड होती है।
एंड एसोसिएटेड विद आवर स्टोर्ड नॉलेज, और उसको फिर हमारे जो पहले से हमारे पास एक्सपीरियंस मौजूद है, नॉलेज मौजूद है, उसके साथ एसोसिएट करवा के अंडरस्टैंडिंग की करवाई जाती है। और ये हमारा जो एसोसिएशन एरियाज हैं डिफरेंट मेंटल फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है, जैसे लर्निंग, थिंकिंग, प्लानिंग, जजिंग, मॉरल रिफ्लेक्टिंग, इसके साथ साथ फिगरिंग एंड स्पेशल रीजनिंग, ये सारे इन जो फंक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये ब्रोका एरिया और वर्निक्स एरिया हमने पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ब्रोका एरिया क्या होता है? इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल्स फेशियल मूवमेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था ये प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में रोल प्ले करता है, यानी कि ये जो हम अल्फाज बोल रहे होते हैं ना, बेसिकली उसको उसको जो पॉसिबल कर रहा होता है वो ब्रोका एरिया कर रहा होता है। जैसे अभी मैं डिफरेंट अल्फाज बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये जो मेरा बोलना है ना, अल्फाज प्रोड्यूस करना, ये बेसिकली ब्रोका एरिया की वजह से हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो दूसरा हमने एरिया पढ़ा था, एक तो ये लैंग्वेज प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है, दूसरा फेशियल मूवमेंट के अंदर भी ये अपना रोल प्ले करता है, उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था वर्निक्स एरिया इज लोकेटेड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच। ये जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करवा रहा होता है बेसिकली ये एरिया। इसको सिंपली, ये हमें जब प्रीवियस लेक्चर लिया था किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि मुझे इनका फर्क समझ नहीं आया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ब्रोका एरिया का वो बेसिकली लैंग्वेज को प्रोड्यूस करवाता है। जैसे मतलब आपने जो अल्फाज बोलने हैं वो कब कैसे बोलने हैं, वो आपके मुंह से जो, यानी कि आपकी जुबान से जो निकलवाना है ना, वो ब्रोका एरिया करता है। अगर ये ब्रोका एरिया डैमेज हो जाए ना, तो आप अल्फाज बोल नहीं पाएंगे, यानी कि आप बोल के बता नहीं पाएंगे अपनी बात को। वैसे आप सब चीज बेसिकली उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, आप हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन आप बोल के बता नहीं पाएंगे अगर आपका ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है। जबकि वर्निक्स एरिया क्या है? आप अल्फाज बोल तो लेंगे, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आपने बोला क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच, के अल्फाज जो बोले गए हैं या आपको बताए गए हैं उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये क्या बोला गया है। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर यूजुअली लेफ्ट हैंडेड, these structures are located on the right side of the brain। जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना, उनके राइट साइड पे ये मौजूद होती हैं, नॉर्मली ये लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं। जो लेफ्ट हैंडेड होंगे उनके राइट साइड पे होंगी। अच्छा, स्ट्रोक्स और ट्रोमा टू ब्रोका एरियाज और वर्निक्स एरिया कैन रिजल्ट इन अफेजिया। अगर इन दोनों में, मतलब दोनों एरिया में से कोई या दोनों डैमेज होते हैं तो वो अफेजिया की वजह बनते हैं। अफेजिया क्या होता है? एन इम्पेयरमेंट इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को यूज नहीं कर पाते। लैंग्वेज को यूज करने का मतलब है ना आप बोल पाते हैं ना आप समझ पाते हैं, उसकी वजह से। यानी कि अगर ब्रोका एरिया होगा तो वो फिर ब्रोका अफेजिया हो जाएगा, अगर वर्निक होगा तो वर्निक अफेजिया हो जाएगा। यानी कि जो पार्ट जिस काम के लिए है ना जाना जाता, उसी का लॉस होना शुरू हो जाता है बंदे को, या उसी में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, अब पेशेंट विद ब्रोका एरिया ब्रोकाज अफेजिया, यानी कि ब्रोका एरिया जिसका डैमेज हुआ होगा, मे बी एबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड तो कर रहा हो, बट द इंडिविजुअल लैक्स द एबिलिटी टू स्पीक। वो बोल नहीं पाएगा। आपको वो लिख के भी शायद बता दे, आपको इशारों से भी बता दिया, इशारों से अंडरस्टैंड भी कर ले, बट वो बोल नहीं पाएगा। डैमेज अगर वर्निक्स एरिया होगा, डैमेज इन वर्निक्स एरिया प्रोड्यूस वर्निक्स अफेजिया विच इज डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग स्पीच। अगर वर्निक्स एरिया जो है डैमेज होगा तो स्पीच को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कोई भी इंडिविजुअल। हाँ जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरोजेनेसिस क्या होता है, इसको देखते हैं। इंटरेस्टिंग है। द कंट्रोल ऑफ सम ऑफ स्पेसिफिक bodily functions such as movement, vision and hearing is performed in specified areas of cortex। यानी कि जो सारे काम होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। एंड इफ दीज एरियाज आर डैमेज, अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो वो उस हिसाब से काम करना भी वो मतलब बंद हो जाता है, या वो काम भी डैमेज होते हैं, इफेक्ट होते हैं जो वो पर्टिकुलर एरिया कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन इन्फेंट सफर्स डैमेज टू फेशियल रिकग्निशन एरिया इन द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर जो हमारे फेशियल रिकग्निशन एरियाज होते हैं ना, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होता है? इट इज लाइकली दैट ही और शी विल नेवर बी एबल टू रिकॉग्नाइज फेसेस। फिर वो बच्चा जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा किसी को भी। ठीक है, जैसे अभी बच्चे के पास अगर उसकी मदर या उसका फादर या उसके ब्रदर सिस्टर आते हैं तो वो फौरन से पहचान जाता है। लेकिन अगर ये जो रिकग्नाइज करने वाला एरिया है ना, पोर्शन है उसके अंदर ब्रेन के अंदर, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, the brain is not divided up in an entirely rigid way। The brain's neurons have a remarkable capacity to recognize and extend themselves to carry out particular functions in response to the needs of the organism and to repair damage।
अब वो कहते हैं कि जो ब्रेन की डिवीजन है ना वो बहुत रिजिड वे में नहीं है, यानी कि ये नहीं कि जैसी बयान हो गई है या जैसी नजर आ रही है वैसी ही है, उससे इधर उधर नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना उनमें ये कैपेसिटी होती है, तो वो रिकग्नाइज भी कर लेते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, किसके लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो खुद को मतलब के मॉडिफाई कर लेते हैं या प्रिपेयर कर लेते हैं। पर्टिकुलर फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को आप वो बेसिकली जरूरत होती है ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन की या पर्टिकुलर काम करने की, तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेंगे, फिर वो खुद को उसके लिए प्रिपेयर करके उस पर काम भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड टू रिपेयर डैमेज, मिसाल के तौर पर एज अ रिजल्ट द ब्रेन कॉन्स्टेंटली क्रिएट्स न्यू न्यूरल कम्युनिकेशन रूट्स एंड रिवायर्स एग्जिस्टिंग वंस। इसकी मिसाल देता हूं आपको कि एक बंदे की रूटीन है, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो रूटीन है उर्दू बोलना, पंजाबी बोलना, या थोड़ी बहुत हम इंग्लिश बोल लेते हैं। अब अचानक से अगर हमें अरबी बोलनी पड़े ना, अरबी बोलनी पड़े तो हम नहीं बोल पाएंगे। अब वहां पर क्या होता है कि जब हम अब हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना, या हमारा ब्रेन ये रियलाइज कर लेता है कि हमने ना क्या करना है, अरबी सीखनी सीखनी है, तो फिर क्या करता है आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं इस चीज के लिए कि अच्छा यार अब अरबी सीखनी है तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो फिर न्यूरॉन्स खुद को उसी हिसाब से क्या करना करना शुरू कर देते हैं, ढालना शुरू कर देते हैं। और ब्रेन के अंदर है ना वो एक स्पेसिफिक एरिया क्रिएट कर देते हैं जो कि अरबी जुबान को आपके लिए आसान बनाएगा या अरबी जुबान को वहां पर स्टोर करेगा। हालांकि पहले हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। जब लेना देना नहीं था तो हमारे ब्रेन के अंदर उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही रियलाइज हुआ ब्रेन को कि हाँ यार अब ये मतलब ये करना ही पड़ेगा, तो फिर वो ब्रेन उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करना भी बेसिकली वो शुरू कर लेते हैं। मतलब वो रिपेयर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं, तो वो खुद ही करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से एक और चीज होती है हमारे ब्रेन के अंदर, आप कह सकते हैं न्यूरॉन्स के अंदर एबिलिटी एक और भी होती है कि जब हमारा पर्टिकुलर काम करने का एरिया डैमेज हो जाता है ना, तो फिर हमारा ब्रेन वही काम है ना किसी और एरिया से लेना शुरू कर देता है, यानी कि खुद को उस तरह से वो ट्रेन कर लेता है कि वही काम कोई ब्रेन का कोई और एरिया करना शुरू कर दे। इन मोस्ट केसेस आप कह सकते हो, या इन सम केसेस कह सकते हो। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होगा? रेफर्स टू द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस और डैमेज। जब खास तरह का कोई डैमेज होगा हमारे ब्रेन में या खास तरह का एक्सपीरियंस करेंगे ना, हमारे जो ब्रेन है ना उसकी एबिलिटी होती है कि खुद को उसी तरह से ढाल ले, फिर यानी कि खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले या खुद को उसके अकॉर्डिंग क्या करे, ढाल ले। न्यूरोप्लास्टिसिटी इनेबल अस टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स एंड एडजस्ट टू न्यू एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने अरबी सीखनी है, आपका चूंकि नया एक्सपीरियंस है, पहले कभी आपका वास्ता नहीं पड़ा था, तो ब्रेन आपको उसको क्या करने में हेल्प करेगा, सीखने में। ब्रेन क्या करेगा, अपने अंदर स्पेस क्रिएट करेगा, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस बनाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, के नया रास्ता बनाना किसी चीज के लिए या नए एक्सपीरियंस के लिए खुद को तैयार करना, या फिर अगर पर्टिकुलर कोई डैमेज आ गया उससे कैसे निकलना है, या उसका आप कह सकते हैं कि उसकी भरपाई कैसे करनी है। इसके मतलब कि ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है उनमें। The principles of neuroplasticity help us understand how our brain develop to reflect our experiences। ये वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये समझाता है कि कैसे बेसिकली हमारा ब्रेन है ना डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने ये चीज आपने नोट भी की होगी या आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी है तो ये इल्म में इजाफा हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अकम्पलिश्ड म्यूजिशियन accomplished musician have a large auditory cortex compared with the general population। जो आम लोग होते हैं ना उनके मुकाबले में जो म्यूजिशियन होता है ना, जिसका ताल्लुक ही म्यूजिक के साथ है, जिसका जीना मरना ही म्यूजिक है, जिसका ओढ़ना बिछोना ही म्यूजिक है, वो कहते हैं उसका ऑडिटरी जो कॉर्टेक्स होगा ना वो दूसरे आम लोगों की निस्बत बड़ा होगा। आम लोगों की निस्बत बड़ा होगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक म्यूजिशियन का। क्यों? क्योंकि उसका लेना देना ही म्यूजिक से है, उसका जो सारा काम ही म्यूजिक से है, उसका ओढ़ना बिछोना ही म्यूजिक है। तो इससे भी ये साबित होता है कि हम जिस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, हमारा ब्रेन खुद को उस तरह से ही ढाल लेता है। अगर आप लिखने वाले हैं ना, यानी कि अगर आप एक राइटर हैं, तो आपका जो लिखने वाला एरिया होगा ना ब्रेन के अंदर वो आम लोगों से बड़ा होगा या आम लोगों से डिफरेंटली काम कर रहा होगा। ठीक है, म्यूजिक वालों का म्यूजिक के अकॉर्डिंग, बोलने वालों का बोलने के अकॉर्डिंग जो काम होगा, सॉरी एरिया होगा ना कोटेक्स के अंदर, वो ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद एक तो एरिया ज्यादा होगा,
उसके बाद एंड ऑल्सो रिक्वायर लेस न्यूरल एक्टिविटी टू मूव द फिंगर्स ओवर द कीज देन डू नोविसेस। वो कहता है कि फिर उनका जो काम करने का, या आप कह सकते हैं उनको ना एफर्ट भी उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी आम लोगों को करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस या उनका ब्रेन ने खुद उसको ट्रेन ही इस तरह से कर दिया है कि उनको उस तरह से एफर्ट भी नहीं करने की पड़ती, और उसको उस तरह से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और उनको उस तरह से आप कह सकते हैं कि चीजों को करना नहीं पड़ता, एफर्ट नहीं लगानी पड़ती जैसे हम लोगों को लगानी पड़ती है। These observations reflect the changes in the brain that follow our experiences। ये चीज शो करती है कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो होता है ना, ब्रेन क्या करता है, खुद को मॉडिफाई कर लेता है या ढाल लेता है। क्लियर है ये चीज? न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी तरह से मैंने ऊपर एक और बात की थी कि जब हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट जो काम कर रहा होता है ना, जब वो डैमेज हो जाता है ना, तो फिर ब्रेन का कोई और पार्ट उस काम को करने की कोशिश करता है। जैसे प्लास्टिसिटी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज डैमेज टू द ब्रेन or to parts of the body that are represented in the motor and sensory cortex when a tumor in the left hemisphere of the brain impairs language। वो कहते हैं कि जब जो ट्यूमर है ना वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में अगर हो, द राइट हेमिस्फेयर विल बिगिन टू कंपनसेट टू हेल्प द पर्सन रिकवर द एबिलिटी टू स्पीक। अब चूंकि लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या होता है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारा बोलने से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। वो कहते हैं वहां पर जब ट्यूमर हो जाता है ना, तो फिर राइट हेमिस्फेयर क्या कर रहा होता है, राइट हेमिस्फेयर विल बिगिन टू कंपनसेट, वो उसकी हेल्प कर रहा होता है, टू हेल्प द पर्सन रिकवर द एबिलिटी टू स्पीक, कि वो उसको बोलने में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। वो एबिलिटी भी या वो काम भी या वो फंक्शन भी वो अपने जुम्मे लेने की कोशिश कर रहा होता है राइट हेमिस्फेयर। अच्छा, उसके बाद इफ अ पर्सन लूजेस अ फिंगर द एरिया ऑफ अ सेंसरी कॉर्टेक्स दैट प्रीवियसली received information from the missing finger will begin to receive input from the adjacent fingers। वो कहते हैं कि अगर हमारी कोई एक फिंगर जो है ना हम लूज कर दें, तो उस फिंगर से जो सिग्नल्स एक पर्टिकुलर एरिया तक जाने होते हैं ना, फिंगर्स का, हर फिंगर का अपना एक एरिया होगा ना हमारे ब्रेन के अंदर। वो कहते हैं उसके जो सेंसिटिव सिग्नल्स ब्रेन के अंदर जाने हैं ना, अब चूंकि वो फिंगर तो हमारी है ही नहीं, अब उससे उसका काम कौन करेगा, उसका काम वो कहते हैं फिर साथ वाली फिंगर है ना उसके साथ साथ एसोसिएट करवा लेता है हमारा ब्रेन, उसे वो पर्टिकुलर सिग्नल लेना शुरू कर देता है, कॉजिंग द रिमेनिंग डिजिट ऑफ टू बिकम मोर सेंसिटिव। बेसिकली ये बताना ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है ना एक एज अ प्लास्टिक के तौर पर काम करता है, कि जब उसको जिस तरह से भी जरूरत पड़ती है वो उसी तरह से मोल्ड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऑल्दो न्यूरॉन्स कैन नॉट रिपेयर और रीजनरेट। न्यूरॉन्स खुद को आप कह सकते हैं रिपेयर, न्यूरॉन्स को रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, रीजनरेट भी नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यूरॉन्स खुद को रिपेयर भी नहीं कर सकते, रीजनरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, एज स्किन और ब्लड वेसल, जैसे स्किन और ब्लड वेसल्स खुद को करते हैं, हमारी स्किन भी कर लेती है ना खुद को रिपेयर, और ब्लड वेसल्स भी कर लेती हैं, इस तरह से न्यूरॉन्स नहीं कर पाते। न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट द ब्रेन कैन एंगेज इन न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? द फार्मिंग ऑफ न्यू न्यू न्यूरॉन्स। अब जो नई रिसर्चर्स है ना, इन्होंने बताया है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बेसिकली न्यू न्यूरॉन्स डेवलप कर लेता है, न्यू जो न्यूरॉन्स है ना उनको डेवलप करने की एबिलिटी रखता है। दीज न्यू न्यूरॉन्स ओरिजिनेट डीप इन द ब्रेन, जो ब्रेन के डेप्थ में बनते हैं, डेवलप होते हैं, एंड मे देन माइग्रेट टू द अदर ब्रेन एरियाज वेयर दे फॉर्म न्यू कनेक्शंस विद द अदर न्यूरॉन्स। वो फिर दूसरे एरियाज में फैल जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है, वहां पर जाके वो कनेक्शन डेवलप कर देते हैं। दिस लीव्स ओपन द पॉसिबिलिटी दैट someday scientists might be able to rebuild damaged brain by creating drugs that help grow neurons। यानी कि बाद में वो कहते हैं कि ये वाली चीज है ना इस चीज को पॉसिबल बना रही है, या वो कह सकते हैं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर के अंदर जो है ना साइंटिस्ट ऐसी मेडिसिन बना ले जो कि डैमेज एरिया को क्या कर सके, ग्रो करवा सके या उसको रिकवर करवा सके। रिपेयर भी नहीं कर सकते न्यूरॉन खुद को, और रीजनरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए लेकिन यह है कि न्यू न्यूरॉन्स जो है ना वो बन सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। यहां तो कोई क्वेश्चन? न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग टू नीड जो है ना न्यूरॉन्स या ब्रेन खुद को ढाल लेता है, याद रखिएगा। जबकि न्यूरोजेनेसिस क्या होता है कि नए न्यूरॉन्स का डेवलप होना, न्यू न्यूरॉन्स का बनना। अच्छा जी, हम देखते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है, द नर्वस सिस्टम द इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन हाईवे ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ नर्व। जो नर्व से मिलकर बनता है, ये बेसिकली हमारी बॉडी के पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम क्या था, सॉरी नर्व्स क्या होता है? विच आर बंडल्स ऑफ
interconnected neurons that fire in synchrony to carry messages। बेसिकली ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसने क्या कर रहा होता है, मैसेजेस आगे पहुंचाने होते हैं, कैरी करके लेके जाने होते हैं। और इसी से बेसिकली नर्वस सिस्टम बना होता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इज द मेजर कंट्रोलर ऑफ द बॉडीज फंक्शन। और ये बेसिकली मेजर कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का, जो कि बेसिकली बहुत से जो मेजर हमारे काम होते हैं ना बॉडी के, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद everything that we see, hear, smell, touch and taste is conveyed to us from our sensory organs as neural impulses, and each of the commands that the brain sends to the body both consciously and unconsciously travels through this system as well। वो कहते हैं एक तो ये चीज है कि हम जितने भी सिग्नल्स यानी कि सेंसरी सिग्नल्स वसूल कर रहे होते हैं वो इसी के थ्रू ब्रेन तक जा रहे होते हैं, और जो हमारा बेसिकली क्या होता है, जितने वापस सिग्नल्स वापस बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जाने होते हैं वो भी बेसिकली इसी के थ्रू आगे जा रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर के थ्रू। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड होती है। तो स्पाइनल कोड क्या करती है, स्पाइनल कोड एक ब्रिज का काम करती है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मतलब दौरान, जो बॉडी सॉरी हमारी जो दूसरी बॉडी होती है ना, उसके और ब्रेन के दरमियान में ब्रिज का काम करती है जो स्पाइनल कोड होती है। उनसे सिग्नल लेके ब्रेन को देती है बॉडी से, और फिर ब्रेन से लेकर वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ये डिवीजन आपको नजर आ रही होगी, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही पाए जाते हैं ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। हमने वो पहले भी देखा था कि ब्रेन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं होते। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स को आगे, मोटर न्यूरॉन्स वाले आप कह सकते हैं पार्ट को फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो हम जानबूझ के जो काम कर रहे होते हैं ना, मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, हमारी तमाम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स यानी कि अनकॉन्शियस मूवमेंट जो होती है ना या फंक्शंस होते हैं, उसको यही जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारा आंखों का झपकना है, हमारी नर्व्स है, हमारी हार्ट बीट है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो काम करना है, फेफड़ों का, किडनीज का, ठीक है, और हमारे स्टमक का खुद से काम करना, ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। सोमैटिक सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होती है, वो डिवीजन या वो पार्ट हम जो हमें इमरजेंसीज में या आप कह सकते हैं मुश्किल वक्त के वक्त प्रिपेयर करता है किसी भी काम को करने के लिए, या पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो हमें किसी काम के लिए प्रिपेयर करता है, सिंपैथेटिक डिवीजन होती है या सिस्टम होता है। और पैरासिम्पैथेटिक उसका उलट काम करता है, जो हमें नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। यानी कि अगर हमारा नब्ज जो है या हार्ट बीट तेज चल रही है तो ये इसको दोबारा नॉर्मल हालत में लेके आता है, यानी कि रेस्ट में लेके आता है, या फिर डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हमें हेल्प कर रहा होता है। रेस्ट में या डाइजेस्ट में कैसे हेल्प कर रहा होता है हम अभी देखते हैं इसको। नर्वस सिस्टम की हमने डिवीजन को देखा कि नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स वाला एरिया होता है, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स वाला एरिया होता है उसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हैं। ये हमें एक्टिव करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमें एक्टिव करता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमें दोबारा नॉर्मल हालत में लेके आता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, और रेस्ट या डाइजेस्ट वाला जो प्रोसेस है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं बेसिकली इसके अंदर कैसे काम हो रहा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिंक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडीज सेंस रिसेप्टर्स एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली किससे जोड़ रहा होता है, बॉडी के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, हमारे ग्लैंड्स होते हैं, इनसे जोड़ रहा होता है। नर्व्स आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं वो, या उनमें डिफरेंस किया जाता है।
जैसा कि सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, वेयर एज मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हमारे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन लेकर क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो भी सेंस हमें मिलेगी ना, सेंसरी मैसेज मिलेगा, वो इन्वायरमेंट से मिले, वो हमारी इंटरनल बॉडी से मिले, उसको लेकर जाएंगे ये ब्रेन तक। ठीक है, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये ब्रेन से जो रिप्लाई आता है ना पर्टिकुलर सेंस के बाद, मिलने के बाद, उसको लेकर क्या करते हैं, बाकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं, जिस बॉडी के पार्ट को हमें मूव करना होता है। बोथ ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद थर्ड टाइप के न्यूरॉन होते हैं एन इंटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग द न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो है ना, आप कह सकते हैं कि उनमें कम्युनिकेट करवाने के लिए ये यूज हो रहा था इंटर न्यूरॉन। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, ये यहां पर है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको याद रखने का एक तरीका मैंने बनाया था, सा मी। अब मतलब सा से क्या है, एस ए बेसिकली, एस से सेंसरी और ए से एफरेंट। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि सेंसरी को ए वाले एफरेंट से, बेसिकली दूसरा नाम इसका एफरेंट है, ए वाला। और जो मोटर है उसको मैंने लिखा है मी, एम ई, यानी कि एम से मोटर और ई से इफरेंट। तो इस तरह से याद करने में आसानी होती है, अदरवाइज ये आपस में गुड़गुड़ हो जाते हैं। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में क्या करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं। अच्छा, इज बाई फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड इज लोकेटेड प्राइमरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं ये। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स अलाउ द ब्रेन टू कंबाइन द मल्टीपल available information to create a coherent picture of क्लास चलती पई है, information being फोन नहीं कर conveyed। सकता, अब फोन वो है कहते हैं पंप कि की जो दीवार सेंसरी करे। इंफॉर्मेशन आती है ना, उसको क्या करते हैं, ये कंबाइन करके क्या कर रहा होता है, बेसिकली अंडरस्टैंडेबल बना रहा होता है, एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर करके बता रहा होता है कि कैसे बेसिकली क्या मैसेज आया है, किस तरह का मैसेज आया है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इज द लॉन्ग थिन टेबुलर बंडल ऑफ नर्व्स एंड सपोर्टिंग सेल्स दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से नीचे एक आप कह सकते हैं कि एक ट्यूब की फॉर्म की, एक आप कह सकते हैं लेयर से नीचे आ रही होती है, एक ट्यूब फॉर्म, क्या आप कह सकते हैं बॉडी का पार्ट एक नीचे आ रहा होता है ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड, जो कि डिफरेंट नर्व से मिलके और सपोर्टिंग सेल से मिलके बनी होती है। अच्छा, इट इज द सेंट्रल थॉरो वे ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी। ये एक आप कह सकते हैं सेंट्रल वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन जो है ना, इंफॉर्मेशन जो वापस रिप्लाई देता है ना, उसको मोटर न्यूरॉन्स लेके इसी के थ्रू वापस आ रहे होते हैं। इट इज द सेंट्रल। अच्छा, विद इन द स्पाइनल कोड, within the spinal cord, ascending tracts of the sensory neurons relay sensory information from the sense organs to the brain, while descending tracts of the motor neurons relay motor commands back to the body। यानी कि इसमें क्या होता है, वो ऊपर भी हमने बात कर ली है कि सेंसरी न्यूरॉन्स लेके इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएंगे, फिर ब्रेन से इसी के थ्रू वापस लेके बॉडी, मोटर न्यूरॉन्स वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। व्हेन क्विकर देन यूजुअल रिस्पांस इज रिक्वायर्ड। अब ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि जब आपको फौरन से रिस्पॉन्स करना होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, आपने फौरन से एक्ट या रिएक्ट करना होता है ना, उस वक्त फिर स्पाइनल कोड का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? द स्पाइनल कोड कैन डू इट्स ओन प्रोसेसिंग बाईपासिंग द ब्रेन ऑल टूगेदर। अब वो स्पाइनल कोड क्या करती है, ब्रेन को बाईपास करके खुद ही इसका रिस्पॉन्स दे देती है। स्पाइनल कोड वैसे तो नॉर्मली तो ये होता है ना कि जो मैसेज पहले ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका रिप्लाई वापस भेजेगा कि व्हाट नाउ यू हैव टू डू, कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जब जो है ना, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने नहीं देती, वो खुद ही उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स दे देती है। वो कैसे, अभी देखते हैं। अ रिफ्लेक्स इज इनवॉलंटरी नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के मुकाबले में या स्टिमुलस के जवाब में फौरन से जब रिस्पॉन्स देना होता है ना, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, या फौरन से हमारा रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि हमारी आंख की तरफ जब कोई चीज आती है ना, तो फौरन से रिफ्लेक्ट। ठीक है, जब आपको फोन फौरन करे से ना 5 रिस्पॉन्स मिनट देना थोड़ी होता है, दुगार बांध और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, पिया यानी कि खुद से हो जाता है, आंख की तरफ हमारे कुछ चीज आती है। इसी तरह से जब हमारे
हम पर कोई हमला पुलिस करता है तो baru फौरन guna से हमारा platia हाथ hotel रुक जाता kan. है अपने डिफेंस में। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स सॉरी Bang jam dapurnya क्या rola है? reflexes are the reflexes are triggered when sensory information is powerful enough to reach a given threshold, and the interneurons is the in the spinal cord act to send a message back through the motor neurons without relaying the information to the brain। वो कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या होता है, उस वक्त ट्रिगर होता है जब जो मैसेज होता है ना, यानी कि जो स्टिमुलस होता है इतना स्ट्रांग होता है कि वो खास थ्रेशोल्ड को पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है उस वक्त इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं, और स्पाइनल कोड के अंदर ही ये सारी चीज प्रोसेस होती है, और स्पाइनल कोड के अंदर से ही मैसेज वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट तक चला जाता है, जिसको फौरन से हमने एक्ट करवाना होता है। इसको सिंपल सा समझाने के लिए इस तरह से मैं बयान कर सकता हूँ कि जब सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है ना, फिर ब्रेन से वापस मैसेज आता है तो उसमें लग जाता है टाइम। उसमें लगता है टाइम, यानी कि पहले ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वापस एक जवाब भेजेगा, जवाब फिर उस पर्टिकुलर पार्ट तक जाएगा, तो फिर कहीं जाके उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो चूंकि जो खास तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें हमें इतना टाइम मतलब हमारे पास नहीं होता कि हम वेट करें या ब्रेन हमारा मतलब कि उसको प्रोसेस करे फिर वापस भेजे, तो हमें फौरन से रिएक्ट करना होता है। तो फिर वहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले लेती है, स्पाइनल कोड ले लेती है ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार चलो ये मैं करती हूँ, या ब्रेन उसको दे देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार चूंकि इसमें जल्दी काम करना है तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, या मैं इसको इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता, तो आप ही इसको खुद ही डील कर लिया करो, यानी कि ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो फिर स्पाइनल कोड ही क्या करती है, उसको प्रोसेस करवा देती है। इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ ऊपर चलेगी वो एग्जांपल, ये हमारे पास पिक्चर है, ये राइट साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है। आप कभी नोट करेंगे कि जब आपका किसी गर्म चीज से हाथ लगता है ना, टच करते हो आप या टच हो जाते हो तो फौरन से आप वापस हाथ खींचते हो या अपनी बॉडी वापस लेके जाते हो। वो बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। अब उसको क्या परफॉर्म करवा रहा है, हमारा स्पाइनल कोड ही परफॉर्म करवा रहा होता है, ये ब्रेन नहीं कर रहा होता है। इसी तरह से अब अगर आप ये मोमबत्ती आपको नजर आ रही है ना, कैंडल, कैंडल के ऊपर आप हाथ के ऊपर रखेंगे ना या उंगली करेंगे, तो आपके जो मैसेज फौरन से स्पाइनल कोड के अंदर जाएगा, स्पाइनल कोड क्या करेगा, उसको प्रोसेस कर लेगा और इस चीज को रियलाइज कर लेगा कि यहाँ पर मतलब हाथ पीछे हटाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हटाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो वो फौरन से फिर मोटर न्यूरॉन्स को बोलेगा कि जाओ भाई और इसको बोलो हाथ पीछे हटाओ। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारी फिंगर में जाके क्या करते हैं, वो प्रोसेस करवा देते हैं कि उंगली को फौरन से पीछे कर लेते हैं, हाथ फौरन से पीछे कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं मेरे अपनी डेली रूटीन के अंदर। जैसे मैंने आंख वाली मिसाल दी है, और मैंने वो जब हम पे हमला कोई करता तो हम फौरन से डिफेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। अच्छा, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सब सिस्टम्स। अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ, ये व्हेन यू टच अ हॉट स्टोव, यानी जैसे हमने ऊपर कैंडल को देखा, एंड इमीडिएटली पुल योर हैंड बैक, हम फौरन से पीछे हाथ खींच लेते हैं। और व्हेन यू फंबल योर सेल फोन एंड इंस्टिंक्टिवली रीच टू कैच इट बिफोर इट फॉल्स। इसी तरह से जब हमारा फोन गिरने लगता है, ये मिसाल सही है आपके कनेक्ट होगी। जब हमारा फोन गिरने लगता है ना, तो फौरन से हम क्या करते हैं, उसके नीचे हाथ करने की कोशिश करते हैं या उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स। Reflexes in your spinal cord order the appropriate responses before your brain even knows what is happening। ब्रेन के जानने से पहले ही क्या होता है, स्पाइनल कोड वो काम करवा चुका होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सब सिस्टम। ये हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसको फिर आगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, इज द डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्केलेटल मसल्स, स्किन एंड सेंस ऑर्गन्स। इन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मोटर nerves responsible for the sending brain signals for muscle connections। we become aware of the world through the sensory division of the somatic nervous system। इसके थ्रू ही वो कहता है बेसिकली हम जो है ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या रहते हैं, अवेयर हो रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो ये वो डिवीजन होती है, इज द डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट गवर्न्स द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्लाइवेशन, उसके बाद पर्सपिरेशन, यूरिनेशन। ये सारी जितने भी हमारे इंटरनल ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं ना, उनको ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है।
many of the actions of the autonomic nervous system such as heart rate and digestion are automatic and out of our conscious control, but others such as breathing and sexual activity can be controlled and influenced by conscious processes. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी मिसाल उसने दे दी है। ब्रीदिंग वगैरह वो कहता है कि हमारे कॉन्शियस में होता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको भी, वो भी हमारे कॉन्शियस में होती है। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये जानने वाली है, समझने वाली है, इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा। ये पार्ट जो है सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द आप कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर बिहेवियर पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उस वक्त हमने क्या बिहेवियर परफॉर्म करना, उसके लिए हमें यही जो है ना डिवीजन क्या करती है, प्रिपेयर करती है। by activating the organs and the glands in the endocrine system, हमारे organs को, हमारे glands को activate कर देता है ये part. The parasympathetic division of the autonomic nervous system tends to calm the body by slowing down the heart and breathing and by allowing the body to recover from the activities that sympathetic system causes. यानी कि sympathetic system की वजह से जो हमारी body active हो जाती है ना, ठीक है, उसको ये फिर नॉर्मल हालत में लेके आता है। जैसे मिसाल के तौर पर गुस्से में आपका क्या होना, सांस का फूल जाना, या भागते भागते आपका सांस का फूल जाना, अब वो हमारी बॉडी क्या पीक पे जा रही है, या आप कह सकते हैं हाईली एक्टिव है, तो उसको नॉर्मल हालत में लेके कौन आता है, वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो उसको नॉर्मल हालत में लेके आता है। इसी तरह जो जब हम बेसिकली खाना खा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ना एक्टिव होती है। ठीक है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, वो हमारे स्टमक को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसके बाद फिर जो कंट्रोल है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेता है सिस्टम को, और हमारी डाइजेशन को पॉसिबल बनाता है, ताकि वो जो हमारा स्टमक है ना, वो दोबारा से नॉर्मल हालत में आ सके। उसके बाद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन नॉर्मली फंक्शन इन ऑपोजिशन टू ईच अदर सच एज, यानी कि दोनों एक दूसरे के उलट काम कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन एक्ट लाइक बिट लाइक द एक्सेलरेटर पैडल ऑन अ कार एंड द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्ट्स लाइक अ ब्रेक। ये दोनों को समझने के लिए बेहतरीन मिसाल है कि जो ये सिस्टम होता है ना सिंपैथेटिक, ये एक आप कह सकते हैं रेस की तरह काम करता है, मोटरसाइकिल की या गाड़ी की, जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, उसकी तरह काम करता है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, ये सिस्टम है, ये एक ब्रेक के तौर पर काम करता है। वो हमारी बॉडी को एक्टिव करेगा, ये हमारी बॉडी को ब्रेक लगाएगा। आवर एवरीडे एक्टिविटीज वो कहते हैं जो हो रही होती है ना, इन दोनों के बेसिकली एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही हो रही होती हैं। एक एक्टिव कर रहा होता है, दूसरा उसको नॉर्मल हालत में लेके आ रहा होता है। हमारा होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम है ना, वो भी यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा होम्योस्टेसिस क्या होता है, द नेचुरल बैलेंस इन द बॉडी सिस्टम। बेसिकली जो बैलेंस होता है ना हमारी बॉडी का, वो ये दोनों सिस्टम मिलके कर रहे होते हैं। एक उसको एक्टिव कर रहा है, दूसरा उसको रिकवर कर रहा है। यहां तक कोई क्वेश्चन? एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है। इसके अंदर बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ये भी केमिकल्स होते हैं हमारे, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह ही डिफरेंट फंक्शंस क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई। ये नर्वस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। पहले वो इंटरप्रेट करता है, फिर उसका रिएक्शन देता है। ठीक है। However, a primary function of the sympathetic and parasympathetic nervous system is to interact with the endocrine system. जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, वो बेसिकली इंटरेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, जो कि क्या कर रहा होता है, मिलके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द केमिकल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सेक्रेट हार्मोन्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। यानी कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी का, आप कह सकते हैं केमिकल रेगुलेशन होता है, केमिकल रेगुलेशन सिस्टम होता है बॉडी का, जो ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। और ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि एक ही लाइन के अंदर 3 डेफिनेशंस हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की भी है, और वो क्या होता है, उसके बाद ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स, हार्मोन्स के अंदर क्या बेसिकली हार्मोन्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। अच्छा, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बना होता है ये ग्लैंड, जो क्या करता है, दैट फंक्शन टू सिक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज द केमिकल दैट मूव्स थ्रू आउट द बॉडी
हार्मोन होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं टू हेल्प रेगुलेट इमोशंस एंड बिहेवियर, जो हमारे इमोशंस और बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हार्मोन एक होते हैं केमिकल, बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे केमिकल होते हैं हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर। हार्मोन बेसिकली पूरी बॉडी में कहीं भी फैल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जबकि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, वो साइनेप्सिस में ही होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स की जहां पर कनेक्शन बन रहा होता है, मिलाप हो रहा होता है, ट्रांसमिशन हो रही होती है ना इन्फॉर्मेशन की, वहां पर ही क्रिएट होते हैं, वहां पर ही वो अपना इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। जबकि जो हार्मोन है डिफरेंट पार्ट्स में अपना इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। दूसरा इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो न्यूरॉन्स में क्रिएट होते हैं, यानी कि जहां पर वो आपस में ट्रांसमिशन करते हैं इन्फॉर्मेशन की, जबकि हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं। एक और दूसरा सॉरी तीसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उनका इफेक्ट फौरी होता है, उनका क्विक आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है, जबकि हार्मोन्स है ना, ये देर पा होते हैं, यानी कि इनका जो इफेक्ट होता है ना, वो सम टाइम आप कह सकते हैं कि घंटों में होता है, सम टाइम दिनों में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनका इफेक्ट जो है ना देर से होता है, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर्स का फौरन हो जाता है। यानी कि अगर आपको डोपामिन मिला तो फौरन से आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है हार्मोन जो है थोड़ा सा टाइम लगा दें अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। When the hormones released by one gland arise at the receptor tissue or other glands, these receiving receptors may trigger the release of other hormones. जब एक ग्लैंड वो कहते हैं कि हार्मोन रिलीज करता है, तो वो फिर उसकी वजह से दूसरे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स टुगेदर विद द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। समटाइम इसको बोलते हैं कि एक दूसरे पर इफेक्ट भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर रहा होता है एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। और ये किसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन इमोशंस। नर्वस सिस्टम इनके सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर विद द नर्वस सिस्टम टू इन्फ्लुएंस, यानी कि जब ये इसके साथ मिलकर काम करता है तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम अकेला किसको किसमें रोल प्ले करता है, इमोशंस में बेसिकली। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड होता है, पी साइज का ग्लैंड होता है, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सेंटर में मौजूद होता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडीज ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ but it also has many other influences that make it of primary importance to regulating behavior, जो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। कुछ और भी क्या कर रहे होते हैं, ये वर्क कर रहा होता है। Glands secrete hormones that influence our response to pain, as well as hormones that signal the ovaries and testes to make sex hormones, ये मतलब इनमें भी रोल प्ले करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड also controls ओव्यूलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, इसको भी मतलब बेसिकली इस पर भी इफेक्ट डालता है, कंट्रोल करता है। बिकॉज द पिट्यूटरी हैज सच एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अदर ग्लैंड्स, इट इज समटाइम्स नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स बेसिकली ग्लैंड्स को आप कह सकते हो कंट्रोल करता है, या दूसरों ग्लैंड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन है, यानी कि पिक्चर के अंदर के कौन सा ग्लैंड कहां पर मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड हमारी गर्दन में होता है, या गले में कह सकते हैं। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं हमारे किडनीज के ऊपर होते हैं, पैंक्रियाज किडनीज के दरमियान आप कह सकते हो। उसके बाद ओवरी जो होती है ये फीमेल के अंदर होती है, और टेस्टिस जो हैं ये मेल्स के अंदर होते हैं। दोनों ओवरी और जो टेस्टिस हैं ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के। पैंक्रियाज क्या होता है बेसिकली, ये भी एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है, डिजाइन टू कीप द बॉडी सप्लाइड विद फ्यूल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्टोर ऑफ एनर्जी। बेसिकली एनर्जी आप कह सकते हैं प्रोवाइड करता है, उसको प्रोड्यूस और मेंटेन करने के लिए आप कह सकते हैं, स्टोर करने के लिए एनर्जी को, ये बेसिकली उसमें रोल प्ले करता है। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के मिडल में मौजूद होता है, विच सेक्रेट मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को सेक्रेट करता है, रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला हार्मोन, अ हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट द वेक स्लीप साइकिल। ये वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है, या जिसकी वजह से आप जागते हैं। मेलाटोनिन, जब आपने देखा है कि जब आप रात तक मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना, तो रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही होती है, जिसकी वजह से पीनियल ग्लैंड जो है ना
मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता, सिक्रेट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप कभी आपने नोट किया हो कि आप जो है अंधेरा कर लें या लाइट वगैरह बुझा देना, मोबाइल यूज करना बंद कर दे, तो उस वक्त पीनियल ग्लैंड क्या होता है, आपका रिलीज एक्टिव हो जाता है और मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। And the thyroid and parathyroid glands, which are responsible for the determining how quickly the body use energy and hormones, इसके लिए बेसिकली ये इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से और कितनी जल्दी हमारी बॉडी ने जो है ना एनर्जी यूज करनी है। एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड बोन्स, और कितना बेसिकली ब्लड एंड बोन्स के अंदर जो है हमारा कैल्शियम यूज होना है, वो भी इस यही कंट्रोल करता है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, आपने देखा होगा किसी को डिजीज होती है गले के अंदर है ना, वो गिल्टियां सी निकल आती हैं बड़ी बड़ी सी, वो बेसिकली थायराइड से रिलेटेड ही वो डिजीज होती है। जब थायराइड ग्लैंड जो है ना सही से काम नहीं कर रहे होते ना, तो उस वक्त वो वाली प्रॉब्लम होती है। आप लोगों में से अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो गले की बीमारी, अगर वो जिसमें बड़े गला फूल जाता है, बड़ी बड़ी आप कह सकते गिल्टियां सी बन जाती हैं। मैंने देखा था हमारे हमसाये में ना एक औरत रहती थी, उसका गला अच्छा खासा फूला हुआ था। वो उस वक्त तो मुझे उसका पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन अब जब मैंने इसको पढ़ा ना, इसको ग्लैंड्स को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यार ये जो थायराइड ग्लैंड की डिजीज है, बेसिकली ये चीज होती है, गला फूल जाता है इस तरह से। अभी ये तो छोटा है, लेकिन उसका तो जो जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका तो गला काफी जैसे जैसे लटक नहीं रहा होता, कोई स्किन आपकी लटक रही होती काफी फूल के, वो उस तरह के उसकी कंडीशन थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह की कंडीशन होती है जब आपका थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मौजूद भी हमारे गले में होते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, द बॉडी हैज टू ट्रायंगुलर एड्रिनल ग्लैंड, अब दो ग्लैंड और होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, ये किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ये बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट के अंदर हमारा जो है ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको मजीद पढ़ लेते हैं। विच प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये बेसिकली उस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो रेगुलेट करता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। एंड दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं, इसके साथ साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज टू सेक्रेट द हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन व्हेन वी आर एक्साइटेड, थ्रेटन्ड और स्ट्रेस। जब हम एक्साइटेड होते हैं या थ्रेटन्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं ना, उस वक्त एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं। अच्छा, उसके बाद एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेट द sympathetic division of the autonomic nervous system causing increased heart and lung activity, डायलेशन ऑफ पीपल्स, यानी कि एक्टिव करने का जो बॉडी का पार्ट है ना, जो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके साथ ये क्या करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, और वो फिर आगे से क्या करता है, वो हमारी बॉडी को एक्टिव कर देता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। The activity and role of the adrenal glands is in response to stress provides an excellent example of the close relationship and interdependency। ये ऊपर भी मैंने बात की थी कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली एग्जांपल, इससे ये जाहिर होता है कि इससे ये पता चलता है कि कैसे नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम कर रहा होता है। समटाइम नर्वस सिस्टम जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है एंडोक्राइन सिस्टम को, और समटाइम एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस कर रहा होता है नर्वस सिस्टम को। A quick acting nervous system is essential for immediate activation of the adrenal glands, while the endocrine system mobilize the body for the action। मतलब ये एक दूसरे से पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद सेक्स आप कह सकते हैं, हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं जिसको टेस्टिस या टेस्टिस बोलते हैं, जो किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, जो क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से ओवरी जो ग्लैंड होता है वो फीमेल के अंदर होता है, जो क्या रिलीज करवाते हैं, एस्ट्रोजन, या एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये जो ओवरीज होती है ना, ये ग्लैंड होते हैं, सेक्स ग्लैंड आप कह सकते हैं, हार्मोन रिलीज करवाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ नई रिसर्चेज है ना, उन्होंने उनमें ये चीज पता चली है कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, उसका हमारे बिहेवियर पर भी बेसिकली क्या होता है, असर होता है, वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। जैसे इसको मैं एसोसिएट करूंगा, यहां पर लिखा तो नहीं है, लेकिन इसको मैं सिगमंड फ्राइड के साथ एसोसिएट करता हूं। सिगमंड फ्राइड क्या करता है, सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि जो बेसिकली हमारे बिहेवियर या पर्सनैलिटी को शेप करने में ना, जो हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स है ना,
वो बेसिकली बहुत रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर सेक्स हार्मोन्स की बात हो रही है कि ये भी हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। कैसे? यहाँ पर एक केस स्टडी हमारे पास, या आप कह सकते हैं कि रिसर्च है, कि उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को लिया। कितने डिपार्टमेंट्स के लोगों को था? हाँ, 240 लोग लिए उन्होंने, जो कि 12 डिपार्टमेंट्स के लोग थे। अच्छा, अब उन्होंने डिफरेंट डेटा लिया उससे, मतलब उनके बारे में जो प्रीवियस डेटा था, पास्ट डेटा था, वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया और फिर उनको कंपेयर किया। अच्छा, उन्होंने क्या देखा? दे फाउंड दैट द fraternities with the highest average testosterone levels were also more valid, sorry, most wild and unruly, and one of these fraternities was known across campus for the crudeness of its behavior। वो कहते हैं कि जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा था ना, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो हाई था ना, उसके अंदर उसको देखा गया कि वो वाइल्ड भी है, वो क्रूअल भी है, वो क्रूड भी है, वो कह सकते हैं कि रूड किस्म का बंदा है, उसका बिहेवियर मशहूर है। ऑन द अदर हैंड द फ्रेटर्निटीज विद द लोएस्ट एवरेज टेस्टोस्टेरोन, और जिनका टेस्टोस्टेरोन में का एवरेज लो था ना, वो क्या थे? वर द बेटर बिहेव्ड, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। यानी कि वो अच्छे लोग थे, वो वेल मैनर्ड लोग थे, जिनका लेवल जो है ना टेस्टोस्टेरोन का लो था। लेकिन जिनका हाई था, वो लोग एग्रेसिव थे, वो लोग रूड थे, वो लोग मतलब के रिस्पेक्ट देने वाले नहीं थे, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने वाले थे। तो ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स हमारे बिहेवियर पर भी क्या कर रहा होता है? असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि मतलब इन दोनों ने देखा कि ऐसे लोग यानी कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स थे, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, जो इलीगल काम कर रहे होते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन की जो है ना मिकदार ज्यादा थी। और जो टेस्टोस्टेरोन, वो कहते हैं कि लेवल्स है ना, वो हायर होते हैं मैन देन इन वुमेन, वुमेन के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड एग्रेशन इज नॉट लिमिटेड टू मेल्स। अब वो कहते हैं इसका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ मेल तक ही नहीं है, कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो कॉज करता है अग्रेशन मेल के अंदर। ये कहते हैं कि फीमेल के अंदर भी पाई जाती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया है फीमेल के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप आपको मिला है ना इन रिसर्चेस के थ्रू, कि जो टेस्टोस्टेरोन का कोरिलेशन है एग्रेशन के साथ, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन कॉज कर रहा है एग्रेशन को। सम टाइम वो ऐसा होता है कि सम टाइम टेस्टोस्टेरोन कॉज कर रहा हो एग्रेशन को, और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि एग्रेशन कॉज कर रहा हो टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि थर्ड वेरिएबल भी मौजूद है, जिसको हमने वो क्या बोल रहा था, कंफाउंडिंग वेरिएबल बोल दिया था। In fact, there is evidence that the relationship between violence and testosterone also goes in the other direction. Playing an aggressive game such as tennis or even chess increase the testosterone level of the winners। यानी कि जब कोई गेम खेलता है, ठीक है, जब वो जीत जाता है यानी कि विन कर जाता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। इसी तरह से वो कहते हैं जो लूजर्स है ना, उनमें देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ना वो गिर जाता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सम टाइम जो है गेम जो है, या आप कह सकते हो वो पर्टिकुलर बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सम टाइम वो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इन्फ्लुएंस कर रहा हो पर्टिकुलर बिहेवियर को। इसी तरह से रिसेंट रिसर्च हैज आल्सो बिगन टू डॉक्यूमेंट द रोल फॉर दैट फीमेल सेक्स हार्मोन्स में प्ले इन रिएक्शंस टू अदर्स। आ स्टडी अबाउट हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन सोशल कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी कि इसमें भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर। Found that women were more easily able to perceive and categorize male faces during the more fertile phases of their menstrual cycle। वो कहते हैं कि जब वो menstrual cycle के अंदर होती है ना, उस वक्त वो ज्यादा पहचान कर पाती हैं फेसेस की, ज्यादा कैटेगराइज कर सकती हैं, परसीव कर सकती है बेहतर वे में, ठीक है, फेसेस को, जब वो उस साइकिल के अंदर होती है, menstrual cycle जिसको बोला गया है। Although researchers did not directly measure the presence of hormones, हॉर्मोन्स को तो उन्होंने मेजर नहीं किया था, बट इट इज लाइकली दैट फेज स्पेसिफिक हार्मोनल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस द वुमेन्स परसेप्शन। लेकिन जो फेज्ड आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हार्मोनल डिफरेंसेस है ना, यानी कि पर्टिकुलर फेज के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स है ना वो डिफरेंट होते हैं ना डिफरेंट फेजेस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहते देखा गया है कि जो है ना परसेप्शन है ना इन्फ्लुएंस होती हैं वुमेन्स की। यानी कि हम ग्लैंड्स के अंदर देखा कि डिफरेंट बिहेवियर्स को, पर्टिकुलर फंक्शंस तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। खास तौर पर अग्रेशन को जोड़ा गया है टेस्टोस्टेरोन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन के साथ, सॉरी, वो कहते हैं जिसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई था वो ज्यादा अग्रेसिव, रूड पाए गए, ठीक है, मिसबिहेव करते हुए पाए गए। जिनका लो था वो फ्रेंडली पाए गए, अच्छे वेल मैनर्ड पाए गए। इसी तरह सोशल बिहेवियर को भी क्या कर रहा होता है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है।
जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा।